मॉर्निंग व्हाट्स योर फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है रिजोल्यूशन पावर। एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। रिजोल्यूशन पावर को आपको डिफाइन करना है विद एग्जांपल, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपको रिजोल्यूशन पावर के लिए रेले क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि रेले क्राइटेरिया क्या है फॉर द रिजोल्यूशन पावर। तो आज हम इन दोनों ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं, क्या है रिजॉल्विंग पावर। बेटा रिजॉल्विंग पावर को समझने के लिए हम इसको रिलेट करते हैं बाय ए डेली एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल। क्या है एक डेली लाइफ एग्जांपल? आप सभी ने कभी ना कभी गाड़ी के अंदर तो ट्रेवल किया हुआ है। नाइट के टाइम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। जब हम नाइट के टाइम में फोर व्हीलर के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत दूर से आती हुई किसी कार को देखते हैं, बहुत दूर से किसी कार को आते हुए देखते हैं, तो आप वहां पर क्या नोटिस करते हो कि वो कार यदि हमसे बहुत ज्यादा दूर पर है तो उसके आगे की जो 2 हेडलाइट होती है वो हमें एक लाइट की सोर्स की तरह दिखाई देती है। वहां पे 2 हेडलाइट नहीं दिखाई देती, केवल एक ही हमें लाइट का सोर्स दिखाई देता है। ओके, जब वो बहुत दूर पे है तब तो वो दोनों हेडलाइट केवल हमें एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। फिर हम थोड़ा सा जब उसके पास गए तो जस्ट रिजॉल्व मतलब कि यस अब वो 2 हमें दिखाई दे रही है। जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट हुई है कि यस वहां पे 2 हेडलाइट्स है। बट जब हम थोड़ा सा और पास में जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि यस उस कार के अंदर 2 हेडलाइट्स ग्लो कर रही है। ओके, अभी तक नोटिस नहीं किया है तो अब जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो नाइट के टाइम तो इस चीज को जरूर नोटिस करना। आप इस डेफिनेशन को कभी नहीं भूलोगे, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन को कभी नहीं भूलोगे। तो हमारे पास वहां पे 3 कंडीशन होती है। जब हम ऑब्जेक्ट से मतलब कार से बहुत दूर है तब तो हमें केवल एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। जब हम कार से बहुत दूर है तब हेडलाइट में हमें केवल एक ही लाइट का सोर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा पास आए तो जस्ट हमें यहाँ पर हल्का सा जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन दिखाई देती है कि यस यहाँ पर तो 2 हेडलाइट है, मतलब 2 लाइट के सोर्सेज है। फिर हम थोड़ा सा पास आए तो फिर तो हमें कार बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर इस कार में 2 हेडलाइट्स की लाइट ग्लो कर रही है। ओके, तो ये है क्या, जैसे जैसे हम पास आए तो हम क्या कर पा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट देख पा रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हम देख पा रहे हैं, और इसी पावर को आप क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं ना। क्या है रिजॉल्विंग पावर? द पावर ऑफ व्यूइंग 2 ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, सेपरेटली अलग अलग देख पाना, वो पावर ही यहाँ पर रिजोल्यूशन पावर कहलाता है। दिस इज नॉन एज रिजॉल्विंग पावर। और हम बात करें तो रिजॉल्विंग लिमिट क्या होती है, देखो जब आप इन दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हो, डिस्टिंक्ट देख पा रहे हो, दैट टाइम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। क्या बोलते हैं उसे? रिजॉल्विंग लिमिट। तो आप इसे भी मेंशन करो। इन दिस स्टेट, इसी स्टेट की बात कर रही हूँ बेटा मैं, इन दिस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज रिजोल्यूशन लिमिट। इसे हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं। और रिजोल्यूशन लिमिट का रिजॉल्विंग पावर से क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। आप जब इसके बीच में लिमिट ज्यादा है, रिजोल्यूशन मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इजीली उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली देख पाओगे। मैंने बोला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तो आप उसको इजीली सेपरेटली नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो रिजोल्यूशन पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्यूशन लिमिट। ठीक है, तो यदि एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो आपको ये मेंशन करना है, ये डेफिनेशन मेंशन करनी है, रिजोल्यूशन लिमिट को डिफाइन करना है, उसके साथ ही दोनों का रिलेशन भी राइट डाउन करना है। सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रेले ने क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है फॉर द रिजोल्यूशन पावर। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 लाइट के सोर्सेज है, यहाँ पे क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, 2 लाइट के ऑब्जेक्ट्स है, 2 सोर्सेज है, तो दोनों सोर्सेज से हमें क्या डायफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है जब ये कंडीशन हो, जब दोनों एक ही दिखाई दे रहे हो, जब दोनों जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट दिखाई दे रहे हो, और फिर थर्ड कंडीशन के हाँ अब अच्छे से ही दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दैट टाइम इनके डायफ्रेक्शन पैटर्न का स्टडी किसने करा? रेले ने करा। और क्या बताया वहां पर? उन्होंने 3 कर्व बनाए, तीनों कंडीशन के बनाए। द फर्स्ट कंडीशन, इट इज नॉट रिजॉल्व, दैट टाइम आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली नहीं देख पा रहे हो, आपको दूर से क्या लग रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दैट टाइम डायफ्रेक्शन पैटर्न कैसे मिलता है? लेट अस कंसीडर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट का वेवलेंथ λ1 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ यहाँ पर λ2 है। तो आप जब रिजॉल्व नहीं कर पाते
तब वहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का ओवरलैप्ड बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट कलर यूज में लिए हैं, एक मैंने ऑब्जेक्ट का ब्लैक कलर से बनाया और सेकंड का मैंने ब्लू कलर से बनाया। तो इन दिस डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो कि जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। इन दिस कंडीशन हमें वो दो ऑब्जेक्ट्स एक ही ऑब्जेक्ट्स की तरह दिखाई देंगे दूर से। बात समझ आई? ठीक है, सेकंड कंडीशन की ओर बढ़े तो रेले ने क्या बताया कि जस्ट रिजॉल्व मतलब जस्ट सेपरेट हमें वो दिखाई दे रहे हैं। दैट टाइम उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है नोटिस करना इसके अंदर। दैट टाइम यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है और ये रहा फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है उसका प्रिंसिपल मिनिमा फर्स्ट के प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट के मिनिमा पर मिलेगा। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डायफ्रैक्शन पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है, ये हमने देख लिया। ये सेकंड का प्रिंसिपल मैक्सिमा है। ठीक है, तो सेकंड का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो फर्स्ट के फर्स्ट प्रिंसिपल मिनिमा पर मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, याद रखना। और वाइस वर्सा है, लाइक दैट सिमिलरली सेकंड के प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो फर्स्ट मिनिमा है उस फर्स्ट मिनिमा पर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। इट मीन इसके मिनिमा पर इसका मैक्सिमा और इसके मिनिमा पर इसका मैक्सिमा, ये याद रखना। ठीक है, इस तरह की यदि डायफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन है दैट टाइम वो जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन होगी कि ये आप उन दोनों को देख पा रहे हो, सेपरेटली देख पा रहे हो, बस जस्ट रिजॉल्व मतलब हल्का सा कि हाँ यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें थोड़ा सा आभास हो रहा है वहां पे। ठीक है, नाउ वेल रिजॉल्व की बात करते हैं। वेल रिजॉल्व मतलब हम आसानी से दोनों को सेपरेटली देख पा रहे हैं। दैट टाइम डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन होगा। देखो ये फर्स्ट डे का डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये सेकंड डे का डायफ्रैक्शन पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या समझ आया आपको कि जब हम रिजॉल्व नहीं कर पाते, कब नहीं कर पाते जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप्ड हो। ठीक है, और ये कंडीशन मैं आगे यूज में भी लूंगी अगले वाले टॉपिक के अंदर। और जब मैंने बोला कि ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है, दैट टाइम आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, फर्स्ट वाले का मिनिमा पे सेकंड का मैक्सिमा होगा। दैट इज क्लियर, और वाइस वर्सा होगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड हम बोले वेल रिजॉल्व है, भाई हम अच्छे से देख पा रहे हैं, दैट टाइम हम दोनों को सेपरेट बनाना है और दोनों के बीच में अच्छे से डिस्टेंस है, दैट टाइम आप सेपरेटली देख पा रहे हो। तो ये लिखो आप, ये तीनों डायग्राम बनाओ, इसके बाद में इसको थोड़ा सा थ्योरी में मेंशन कर देते हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स में आएगा, तो आप वहां पे रेले क्राइटेरिया के अंदर और क्या मेंशन करके आओगे। देखो इसके साथ ही क्या थ्योरी मेंशन करोगे, रेले पुट ए क्राइटेरिया टू एक्सप्रेस द रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इफ नॉट रिजॉल्व डायफ्रैक्शन पैटर्न, इफ नॉट रिजॉल्व, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन नॉट रिजॉल्व द डायफ्रैक्शन पैटर्न आर ओवरलैप्ड ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स के डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवरलैप्ड रहेंगे। In the just resolve condition, if the central maxima of the diffraction pattern of a one object fall on the first minima of the diffraction pattern of the other object and the vice versa, ठीक है, इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा फर्स्ट मिनिमा पर मिलेगा और इसका मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पर मिलेगा। इस तरह का डायफ्रैक्शन पैटर्न है, मतलब जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है। ठीक है, and vice versa, and the for well resolved both objects, for the both object diffraction pattern are separate, दोनों के लिए डायफ्रैक्शन पैटर्न क्या होंगे, सेपरेट होंगे। और बेटा मैं यहाँ पर आपको एक डेरिवेशन नहीं करवा रही, केवल एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ कि रिजॉल्विंग पावर फॉर ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर फॉर ग्रेटिंग क्या होता है, इसे हम आगे यूज में लेंगे फॉर कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्जन पावर। ठीक है, तो क्या है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, दिस इज इक्वल टू एन, इसको लैन कर लेना। ठीक है, अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर लो, इसी के अंदर लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करेंगे द रिलेशन बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड डिस्पर्जन पावर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 26 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब आप ऑलरेडी समझते हैं, तो मेन जो हमारा नया वर्ड यूज हो रहा है आज वो है रिजॉल्विंग पावर। तो पहले एक बार देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर का बेसिक आइडिया क्या होता है। देखिए, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई सेलिब्रिटीज की जो पिक्चर्स हैं वो डॉट से बनी हुई होती हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा।
अगर आप उनको बहुत करीब से दूर से देखते हैं, मान लीजिए किसी बैनर पे डॉट्स से ऐसे, ये ऐसे डॉट्स से आप बहुत सारे डॉट्स बनाएंगे, तो मान लीजिए अमिताभ बच्चन की पिक उन्होंने बना रखी है, दूर से देखेंगे तो वो डॉट्स हमें दिखेंगे नहीं, हमें लगा पूरा पिक्चर है एक तरीके से, पर जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे तो हमें वो डॉट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। दूर क्या हो रहा था, दूर हो रहा था कि जो एक डॉट थी वो दूसरी डॉट में मर्ज हुई दिखाई दे रही थी, और जब मैं पास गया तो दोनों डॉट्स मुझे सेपरेटली दिखाई देने लगी। तो रिजॉल्विंग पावर का आइडिया यहीं से आता है। जब आपका कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका टेलीस्कोप हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है, आपकी आई हो सकती है, तो जो भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली डिस्टिंक्टिवली देख सकता है तो उसका मतलब है कि वो उनको रिजोल्व कर पा रहा है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू सी टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट करके देख पाने की एबिलिटी ही रिजोल्विंग पावर कहलाती है। ये तो ऑब्जेक्ट्स के केस में हुई, पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वेवलेंथ्स के केस में भी आपको रिजोल्विंग पावर डिफाइन करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, हमने अभी देखा कि हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के कारण अगर मान लीजिए हमने जो इंसिडेंट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज ना करके व्हाइट लाइट यूज कर ली। अगर व्हाइट लाइट यूज कर ली, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करें, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा या m लैम्डा, जो भी आप बोल सकते हैं, वो इंटीजर है। ये कंडीशन होती है आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो जिस एंगल पर वो मैक्सिमा बन रहा है वो भी अलग होगा। फॉर इंस्टांस, एक थीटा 1 पे लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा की पीक बन गई। सिमिलरली थीटा 2 एंगल पर लैम्डा 2 वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पीक बन गई। तो जो ये पीक का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि स्क्रीन के इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो आप कुल मिला के ये बात समझिए, अगर मान लीजिए कहीं पर लाइट पड़ रही है खूब जोर की, अगर ये लाइट के जो डॉट्स बन रहे हैं ये बहुत करीब होते, कहने का मतलब आप इनको इसके थ्रू भी समझ सकते हो कि इंटेंसिटी का पीक यहां पर है और फिर वो लगातार घट रहा है। अगर ये पीक्स बहुत दूर दूर हैं तो आप उनको अलग अलग करके बड़े आराम से देख पाओगे, और यदि ये पीक्स पास में आ जाएं, यहां तक भी आप दोनों को रिजोल्व कर पा रहे हो। अगर ये पीक और नजदीक आ जाएं, कहने का मतलब एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे कोइंसाइड करे, यहां भी आप दोनों की पीक को डिस्टिंक्टिवली स्टडी कर पा रहे हो। अगर इससे भी ज्यादा करीब आ जाएं, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए आप ऐसे, तो क्या आप इन दोनों पीक्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो रियली आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें यह समझ में आ गया कि रिजोल्विंग पावर का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट्स को अलग करके देख पाने की क्षमता रिजोल्विंग पावर होती है। या फिर कोई स्पेक्ट्रम की हम स्टडी कर रहे हैं, वहां पे दो वेवलेंथ की लाइट्स हैं, तो दो वेवलेंथ की जो पीक हैं उन पीक इंटेंसिटीज को अलग अलग करके देख पाने की क्षमता आपकी रिजोल्विंग पावर कहलाएगी इन दिस पर्टिकुलर केस। तो नेक्स्ट देखते हैं कि रिजोल्विंग पावर रेली क्राइटेरिया फॉर लिमिटिंग रिजोल्यूशन। रेली एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कब तक रिजोल्व कर पाएगा उसकी एक लिमिटेशन है। आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको रिजोल्व नहीं कर पाएगा, इन दो पीक्स को वो अलग अलग करके नहीं देख पाएगा, बल्कि उसको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऐसा ऐसे, इन दोनों पीक्स को अलग अलग करके नहीं देख पाएगा। तो रेली ने बोला अगर एक वेवलेंथ का मैक्सिमा दूसरी वेवलेंथ के एक का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा
ओवरलैप कर रहे हैं, वहां तक आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, रिजोल्व कर सकता है। उससे ज्यादा यदि करीब आ गए वेवलेंथ तो वो नहीं कर पाएगा रिजोल्व। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात और, आप ये बताइए इस पर्टिकुलर केस में अगर वेवलेंथ 1 और 2 बहुत नजदीक नजदीक हो, इसका मतलब थीटा ही बहुत नजदीक नजदीक होगा, तो मतलब ये जो इंटेंसिटीज हैं कितनी नजदीक होंगी, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में कितना डिफरेंस है इस बात पर डिपेंड करेंगी। अगर दोनों वेवलेंथ बहुत दूर दूर हैं तो डेफिनेटली उनका प्रिंसिपल मैक्सिमास बहुत दूर दूर बनेंगे। अगर वेवलेंथ करीब करीब हैं तो उनके वेवलेंथ जस्ट मतलब ओवरलैप करने का वो प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के रिजोल्विंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी लैम्डा। जितना ज्यादा इन दोनों वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस होगा, अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 के करीब है तो वो बहुत नजदीक उसके यहां पीक बनाएगा, तो रिजोल्व करना मुश्किल है। मतलब डिफरेंस यदि कम होगा, अगर ये डी लैम्डा कम होगा तो हमें हाई रिजोल्विंग पावर का क्या चाहिएगा, अपरेटस चाहिएगा। क्लियर है? तो रिजोल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टू वेवलेंथ्स। और अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला आप लिखें तो आप बोल सकते हैं रिजोल्विंग पावर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय डी लैम्डा। किन्हीं भी दो वेवलेंथ्स को आपको रिजोल्व करना है तो आप उन दोनों का मीन, लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, और डी लैम्डा क्या है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। इस तरीके से आप, ये जनरल फॉर्मूला है रिजोल्विंग पावर का, लेकिन अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। बेसिक यहीं से रहेगा और इसी की इक्वेशन के सामने, इसके सामने ही हम ऐसा बोल देंगे, मान लीजिए कुछ भी फॉर्मूला आपका बना वो यहां लिखा जाएगा फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। टेलीस्कोप के लिए वो अलग होगा, है ना, आपकी आई के लिए अलग होगा, हम यहां पर ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं। तो आइए अब डिराइव करते हैं हमारा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें n स्लिट्स कर दिए गए हैं। इसके ऊपर एक प्लेन लाइट इंसिडेंट कराई गई है। वो यहां से टकराने के बाद आपके स्क्रीन पर कोई पैटर्न फॉर्म करेगी। आप मान लीजिए ये आपकी सेंट्रल लाइन है। ये जो लाइट यूज की गई है ये अब मोनोक्रोमेटिक नहीं है। क्लियर है? और सिंप्लिसिटी के लिए आप मान लीजिए कि इसके अंदर दो वेवलेंथ हैं, एक तो लैम्डा की और एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा की। दो वेवलेंथ इसके अंदर मिली हुई हैं, तो दोनों का क्या होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा अलग अलग बनेगा। अब मान लीजिए पहले मैं लैम्डा की बात कर लूं, यदि लैम्डा की बात कर लूं तो पूरा इसका पैटर्न बनाते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे बनता, पहले सेंट्रल मैक्सिमा होता है। हमने डिफ्रैक्शन ड्यू टू n स्लिट में इसको डिटेल से डिस्कस किया। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो। यहां से जब डिफ्रैक्शन होगा तो सेंटर पे एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, फिर आपके छोटे छोटे पीक्स होंगे, फिर एक पहला आपका क्या आएगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर आपके छोटे छोटे पीक होंगे, फिर आपका एक और, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये पीक थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ये पीक फिर थोड़ी सी इससे बड़ी। इस तरीके से आपके पीक्स बनते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ये प्रिंसिपल मैक्सिमाज हैं, जहां पे जीरो हो रहा है वो मिनिमा है, और छोटे वाले मैक्सिमा को हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। आपको नेक्ड आई से ये दिखते नहीं हैं, जो छोटे वाले पीक्स हैं ये दिखते नहीं हैं। तो जनरली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम सीधा सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं, और फिर आपका जहां पर ये बनता है प्रिंसिपल मैक्सिमा, वहीं पे जाके बात
वहां ग्राफ बनाते हैं। इसको एक बार रब कर लेते हैं। आपको ये समझ में आ गया कुल मिला के कि आपका एक सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसके आगे जाके एक आपका क्या होगा, प्राइमरी नहीं प्रिंसिपल मैक्सिमा। आप मान लीजिए ये यहां से सेंटर से इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। वेवलेंथ कितनी थी इसकी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो लैम्डा की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज कंडीशन फॉर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमने लैम्डा बाय डी लैम्डा के बारे में बात नहीं की है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा का अगला मिनिमा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये डी थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। हम लिख रहे हैं अब mth मिनिमा जस्ट आफ्टर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ लैम्डा। ये लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप इस स्टेप से समझेंगे तो बिल्कुल आसान आपको लगेगा। अब आपका mth प्रिंसिपल mth मिनिमा की कंडीशन होती है n इंटू ए प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा। देखिए यहां पर ये आपका क्या है, mth मिनिमा है। ये क्या था, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा था। तो जो mth मिनिमा है वहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा प्लस डी थीटा, इसलिए हमने उसको ये लिखा। ये हो जाएगा m लैम्डा के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आपको एक स्पेशल इक्वेशन याद रखनी है। जो आपका mth मिनिमा है which is just after nth principal maxima, this is equals to n into n plus 1। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। अगर आपको ये याद नहीं आ रही है तो हमने जो डिफ्रैक्शन एट n स्लिट जो हमने पूरा लेक्चर किया था उसके सेकंड पार्ट में आप देखना, हमने a प्लस बी और n की वैल्यूज लेके ग्राफ प्लॉट किया था। यहां पर जो आपका nth प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसकी n की वैल्यू 1 थी और यहां पर m की वैल्यू 6 थी। तो अगर यहां पर हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस करें और कैपिटल वैल्यू n की वैल्यू वहां पे 5 थी, तो m इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 6। ये क्रॉस वेरिफिकेशन है इस फॉर्मूले का। तो आप हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को कि nth प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड mth मिनिमा जस्ट आफ्टर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच का रिलेशन ये होगा, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पॉज करके हर वर्ड पर ध्यान दीजिए। m क्या है, m है आपका mth मिनिमा, n क्या है, nth प्रिंसिपल मैक्सिमा। nth प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद जस्ट बाद में जो पहला मिनिमा है और टोटल मिनिमम उसका नंबर mth है, तो उस m और n के बीच का रिलेशन ये होता है जहां पर n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स। तो इसको आप यहां रिप्लेस करिए, यहां रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इक्वल टू, ये n से डिवाइड होगा यहां पे, तो n से n कट जाएगा, तो ये
कंप्लीट लिख लीजिए आप, n बाय n प्लस 1 बाय n इंटू लेमडा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा लेमडा बाय n। तो इसको रब करके ऊपर लिख देते हैं, n लेमडा प्लस लेमडा बाय n, इक्वेशन नंबर 3। अभी तक दो ही मेन इक्वेशन बनी है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब हम पिक्चर में लेकर आ रहे हैं किसको, लेमडा प्लस डी लेमडा को। देखिए लेमडा प्लस डी लेमडा को हमने इतना नजदीक लिया है कि इस डी लेमडा, लेमडा प्लस डी लेमडा की जो मिनिमा है वो इस प्रिंसिपल मैक्सिमा के साथ कोइंसाइड कर सके। कहने का मतलब है ये आपका क्या हो, ये देखिए यहां लिख देता हूं मैं, ये आपका है nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा, और ये क्या है, ये nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा प्लस डी लेमडा। हम लेमडा प्लस डी लेमडा को बड़ा भी ले सकते हैं, और बड़ा लेंगे तो ये से सेपरेट हो जाएगा, लेकिन हमने इतना मिनिमम लिया है कि वो जस्ट एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। जो लिमिटिंग केस है रेली क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन, हमने वो लिया है। अगर इसको रिजोल्व कर पाया तो इसके बाद की सभी को रिजोल्व कर पाएगा। लिमिटिंग केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये आपका हो गया। अब हम लिख रहे हैं nth प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर लेमडा प्लस डी लेमडा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। लेमडा का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा था वो यहां था, उसका एंगल थीटा था, और जो लेमडा प्लस डी लेमडा का सेम ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो यहां है, उसका एंगल थीटा प्लस डी थीटा है। तो यहां पर संयोग से, कोइंसिडेंस से क्या हो रहा है, जो लेमडा प्लस डी लेमडा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है वही लेमडा के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा के नेक्स्ट मिनिमा था उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूं, आप ये मान लीजिए, ये आपका थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, ये आपका लेमडा के लिए क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये क्या है, लेमडा के लिए जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके जस्ट बाद का मिनिमा, जिसकी इक्वेशन हमने ये लिखी। तो रिजोल्विंग पावर का जो लिमिटिंग केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या होता है, एक वेवलेंथ के मिनिमा के ऊपर दूसरे का मैक्सिमा ओवरलैप करता है। तो जिस एंगल पर लेमडा के कोरस्पोंडिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा का जस्ट अगला मिनिमा है वहीं पर लेमडा प्लस डी लेमडा का प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दोनों का एंगल सेम है। ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा इसके लिए और इसके लिए आपका सेम है। तो आप यहां पर nth प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल्स टू n लेमडा प्लस डी लेमडा, इक्वेशन नंबर 4। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा n लेमडा प्लस लेमडा बाय n, और साइड हो गया n लेमडा प्लस n डी लेमडा। n लेमडा से n लेमडा कैंसिल हो गया। हमें एक्सप्रेशन किस में चाहिए, हमारा रिजोल्विंग पावर होता है लेमडा बाय डी लेमडा, तो डी लेमडा इस साइड ले आओ, इस n को उस साइड ले जाओ, दिस विल बी इक्वल टू n इंटू n। Resolving power of a grating will depend on two things: number of grating lines
एन क्या है? ग्रेटिंग लाइंस किसको बोलते हैं? देखिए आपका जो एक ब्लॉक और एक ओपन, ये जो सेट है ये वन ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, ये आपका दूसरा ग्रेटिंग एलिमेंट है, ये तीसरा ग्रेटिंग एलिमेंट है। एक ओपन और एक ब्लॉक को मिला के हम एक लाइन बोल देते हैं, उसका एक सिनोनिम है कि वन लाइन। तो यहां पर n ग्रेटिंग लाइंस हैं, और n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इस तरीके से हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला डिराइव किया। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।